जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आखिर केंद्रीय कर्मचारियों को डीए के लिए क्यों रुलाती है सरकार? क्यों 3 से 4 महीने का इंतजार कराती है सरकार? दो बड़े खुलासे। हाँ जी, 12 से 18 हजार करोड़ का वित्तीय बोझ को कैसे मेंटेन करती है सरकार? 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर्स के साथ बनियागिरी का खेल खेलती है सरकार। इस खबर के ऊपर और दूसरी बड़ी, हाँ जी दोस्तों, ईसीएचएस का रेफरल नियम पर बदल गया है। नई एडवाइजरी 4 अक्टूबर को, यानी पहले एक एडवाइजरी थी और उसके ऊपर भी एक रिफाइन करके एक एडवाइजरी निकली। आखिर अभी आपको रेफरल की कब कहां जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन किस दायरे में आएंगे, कौन कौन सी यानी बीमारियां जिनके लिए आपको लंबे समय का रेफरल मिलेगा, एडवाइजरी रखनी होगी अपने पास। हाँ जी दोस्तों, और रक्षा मंत्री जी की घोषणा, उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसी बात कही, यानी सीडीएस के सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एमओडी की पूरी टीम, यानी पूरी टीम, उन्होंने स्पर्श के बारे में कहा कि मुझे खुशी है कि मैं 30 लाख लोगों को मैनुअल से डिजिटल में जोड़ा, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में स्पर्श इतना आरामदायक बन गया है कि एक्सेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो सबसे पहले मैं बात दिखाऊंगा एक वीडियो, और ये वीडियो इससे पहले किसी ने लिखा है, अगर जिंदगी रही तो मैं इजराइल में जरूर जाऊंगा। आखिर ऐसा उसकी मिट्टी में क्या है कि वहां गद्दार पैदा नहीं होते, यानी बिल्कुल खुल के कहा है। और इजराइल का ये वीडियो देख के कहा है, आप देख सकते हो कि इजराइल एक युद्ध में है और वहां की स्थिति कैसी और सैनिकों का किस तरह सम्मान आम पब्लिक करती है, यानी राष्ट्रीय झंडा लेकर के उनका मोराल और मोटिव बढ़ाती है और उनको खाने पीने के लिए, उनकी पूरी व्यवस्था के लिए उनके जय जयकार रोड पे लग रहे हैं। जब टैंक उनकी कैनवाई जाती है और जब जा रही है, उन्हें पता है कि वो अपनी जान हथेली पर रख करके आपकी जान बचाने के लिए जाते हैं। और इस देश में क्या ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि फौजियों का वो सम्मान है जो कि पहले था? गिरता हुआ सम्मान, पुलिस के लिए प्रताड़ना, नेताओं द्वारा शोषण और भाषण के अलावा फौजियों को कुछ नहीं मिलता है। यानी बस फौजी चुप हैं, फौजी बोल नहीं सकते, लेकिन फौजी की मासूमियत तो उनके चेहरे को पढ़ने वाला क्या कोई है? यानी इजराइल से हमें सीखना होगा, आखिर क्यों है ये देश ताकतवर, ये वीडियो आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से सरकार के डीए के लिए क्यों तरसाते हैं, ये पॉइंट पहले मैं बोलूंगा और अगले डीए की घोषणा कब होगी इसके बारे में बोलूंगा। आधा अक्टूबर निकला, कहां है महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों के पैसे में देर क्यों, जाने कारण, ये जी न्यूज ने कहा है। बजाय कि 3-4 महीने का इंतजार करने के बाद डीए की घोषणा आखिर क्यों होती है, ये कह रहे हैं, जबकि एआईसीपीएन के आंकड़े आपको 1 अगस्त को क्लियर हो जाता है। जुलाई यानी जून के आंकड़े आपके समझ सकते हो 30 जुलाई को आते हैं और 30 जुलाई के बाद 1 अगस्त को क्लियर हो जाता है कि कितना डीए बढ़ेगा। उसके बाद 3 और 4 महीने सरकार उस पैसे का करती क्या है? तो ये आपको खुलासा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होना है। इसके लिए इंतजार काफी लंबा हो चुका है। 1 जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते के कर्मचारियों को 3 से 4 महीने का इंतजार आखिर क्यों करना पड़ता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का इंतजार करना हुआ, लेकिन आखिर इतनी देरी क्यों? सरकार अगस्त तक इसका ऐलान क्यों नहीं करती? इसकी वजह कि 3-4 महीने के इंतजार के बाद सरकार डीए का ऐलान करती है, फिर भुगतान होता है। हालांकि इसके एवज में केंद्रीय कर्मचारी का जो एरियर तो मिल जाता है, लेकिन देरी का मुख्य कारण है कि एआईसीपीएन के आंकड़े जो कि आपको जून के 30 जुलाई को आते, तो 1 महीना देरी स्वाभाविक है, जो कि एक प्रक्रिया के अंदर है। और इसके बाद जो आप बड़ी देरी करते हो उसका कारण सुन के आप चौंक जाओगे। यानी वो कहते हैं कि जब डीए बढ़ता है तो हमारे जितने सैनिक 48 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर हैं डीए डीआर के लिए इफेक्टिव होते हैं, और यदि उनका 3 से 4% डीए बढ़ता है तो 12,000 से 18,000 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ता है। 12,000 से 18,000 का वित्तीय बोझ बढ़ता है। इस बोझ को मेंटेन करने के लिए निवेश पर के ब्याज से कमाई होती है। सरकार इस पैसे को ब्याज पे मार्केट में डालती है और उसका इंटरेस्ट लिया जाता है।
फिर इसे कर्मचारियों को रिलीज किया जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया, इसमें देरी होना थोड़ा लाजमी, यानी सरकार समझ रही है अभी फेस्टिवल का है, दिवाली तक इसको क्यों ना खींचा जाए, अक्टूबर के एंड में तो देना ही, तो अक्टूबर का भी ब्याज ले लिया जाए। वो सोच रही है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने को इंटरेस्ट, जो जितना पैसा है वो मार्केट में लगा के इंटरेस्ट लेगी, ये सरकार करती है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर के मुताबिक नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 1 जनवरी 1 जुलाई से बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार इसके ऐलान में देरी कर रही है और अभी अक्टूबर भी निकल रहा है, लोगों का पेशेंस जा रहा है। अब इन्होंने कहा है आखिर डीए में, अब अमर उजाला कह रहा है, जो कि एक बड़ा ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है, कि हो सकती है सरकार 3 की जगह 4% की घोषणा कर दे। अब 4% की घोषणा कैसे करेगी, वो आंकड़े तो अपने पास है नहीं, क्यों, एआईसीपीएन के आंकड़े आपको 53% की सिफारिश कर रहे हैं, जो कि उनके आंकड़े हैं, और सरकार यदि पूरे साल का आंकड़ा या 1% की मेहरबानी कर सकती है तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ऐसा ये अमर उजाला कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को नवंबर की सैलरी डीए-डीआर दरों में बढ़ोतरी की सौगात नजर आएगी। और उन्होंने कहा है गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अक्टूबर को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की किस्त जारी की थी, जो जुलाई की बात थी, और उन्होंने बोला 4% डीए का काउंटडाउन शुरू हो गया है। डीए डीआर की दरें बढ़ने का प्रपोजल तैयार हो चुका है, अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकारी कर्मियों पेंशनर्स को नवंबर की सैलरी में ये आएगा, जैसा बोला जा रहा है कि 1 नवंबर को दिवाली है। गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अक्टूबर को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के लिए और ये घोषणा की थी, और ये आप समझ सकते हो ये अब 4% की बात करें। मैं नहीं कह रहा, अमर उजाला और जी न्यूज यानी दोनों बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी सिफारिश में ये दोस्तों कहा है। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, हमारे पास इंतजार के अलावा कुछ है भी नहीं। आइए अब बात करते हैं कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 4 अक्टूबर यानी आपको कल एक चिट्ठी निकाली है, और ये चिट्ठी अपने पास आपने रखनी है, जरूर रखनी है यदि आप फौजी हैं, ईसीएचएस में इलाज कराते हो, क्योंकि ये फाइनल है। ये आपको 1 सितंबर में चिट्ठी निकली, उसको भी सुपरसीड किया और पहले की, जो कि पूरा पीडीएफ है मेरे साथ 8 पेज का, आप चाहिए बिल्कुल रखना। अब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर 4 अक्टूबर का है, हर एक कमांड में सर्कुलेट किया है। क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस, यानी जो पिछले बार ईसीएचएस में कुछ रिवाइज किया गया था उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है ईसीएचएस 2 सितंबर 2024 के उपलक्ष्य बताया और 3 फरवरी 2020 के 2 लेटर का रेफरेंस दिया है। अब उन्होंने कहा है देयर हैज बीन मैनी क्वेरीज एंड रिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड टू अबव लेटर एट पैरा 1A एंड फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर गिवन। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इसको फाइनल क्लियर करने जा रहा हूं। सिंगल रेफरल फॉर स्पेशल कंसल्टेशन, उन्होंने कहा है कि सिंगल रेफरल आप कंसल्टेशन के लिए एक रेफरल बनाते हो, तो प्रीवियसली ये रेफरल वाज वैलिड फॉर 1 मंथ, पहले 1 महीने के लिए था, एंड उसमें क्या कर सकते थे, and with each referral you could consult the same specialist 3 times in a hospital in a month या 3 different specialists at a time. This referral system has been modified as follows. या तो आप 1 महीने के लिए वैलिड था, 3 बार आप स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो या 3 को दिखा सकते हो, 1 को 3 बार या 3 को अलग अलग 1-1 बार। Now the referral will valid for 3 months, 1 महीने की जगह 3 महीने कर दिया, instead of the 1 month earlier. With the above referral, a patient can consult a specialist in the same hospital for a maximum of 6 times. एक ही को आप 6 बार दिखा सकते हो। If a patient is referred a cardiologist and the patient choose a hospital and consult a cardiologist, he can show the same doctor या any other doctor in the same specialty 6 times in the same hospital. Same hospital में अलग अलग डॉक्टरों को आप 6 बार दिखा सकते हो, ये बदला है। अब इन्होंने कहा है इफ द प्राइमरी स्पेशलिस्ट यू आर रेफर टू रेफर यू अनदर स्पेशलिस्ट यू कैन शो 3 सच स्पेशलिस्ट इंक्लूडिंग द प्राइमरी स्पेशलिस्ट पॉलीक्लिनिक रेफर टू यू कार्डियोलॉजिस्ट एंड टर्न ऑफ रेफर यू द नेफ्रो, यानी अलग अलग यदि आपको कार्डियो के लिए भेजा है तो वो दूसरे तीसरे डॉक्टर को कहता है कि इसकी भी चेक कराओ, उनको भी दिखाओ, तो आप दिखा सकते हो। ये सीधा सीधा कहा गया है। रेफरल फॉर कैंसर, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अदर कार्डियक डिजीज वैलिड फॉर 180 दिन एज बिफोर। 180 दिन है। द नंबर ऑफ सेशंस विल बी स्पेसिफाइड बाय द एमओ, उन्होंने कल कहा है। ट्रीटमेंट फॉर 70 ईयर एंड अबोव बेनिफिशियर्स, द प्रोविजन ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियर्स एज 70
5 years आर नाउ वैलिड 70 ईयर, यानी जो पहले 75 साल के बाद के लोगों के लिए लागू थी, अब वो 70 साल के लिए बाद है। द वेटरन अबव 70 ईयर्स शैल बी परमिटेड टू सीक डायरेक्ट ओपीडी कंसल्टेशन फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इनपेंडल्ड अंडर ईसीएचएस विदाउट रेफरल फ्रॉम ईसीएचएस। उन्होंने कहा है कि ईसीएचएस से जो पैनल में हॉस्पिटल है प्राइवेट, आप न बिना रेफरल के उनकी ओपीडी में आप दिखा सकते हो, सीधा सीधा मतलब है दोस्तों। No other authorization is required and same may be undertaken. However, non-emergency condition approval of competent authority is required only if any unlisted है। आपको emergency नहीं है तो आप competent authority को सूचना। Investigation and treatment procedure advised by special ऑफ इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ईसीएचएस। यदि आपकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट है ईसीएचएस से रेफर कराते तो उसके नियम है कि आप इसमें सीधा सीधा लिखा है कि आप पेट स्कैन, सिटी स्कैन या 3000 लिमिट तक के तो कर सकता है, इससे ऊपर है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एडमिशन इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल की एडवाइजरी इसमें दी है। कॉमन चीजें, द कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन आर परमिटेड अंडर दोज फॉलोअप कंडीशन कवर्ड आर। और क्या क्या चीजें इसमें कंडीशन है, अनलिस्टेड प्रोसीजर क्या है, सर्विस स्पेशलिस्ट क्या है, और ये पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। आप ये लेटर जरूर रखो अपने पास फाइल में लगा के दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने एमओडी की बड़ी मीटिंग जिसमें सीडीएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हर एक जो भी एमओडी की ब्रांच है उनके बड़े बड़े सेक्रेटरी के सामने कहा है, जो जब डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने की बात चल रही है तो मैं आपके बीच स्पर्श का जिक्र यहां करना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब स्पर्श पोर्टल की शुरुआत की बातचीत हो रही थी तो उसकी कई मीटिंग्स को तो मैंने खुद भी चेयर किया था। उस दौरान स्पर्श पोर्टल को लेकर कई सारे चैलेंजेस स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने थे कि हम कैसे इस पोर्टल के माध्यम से इतने बड़े मैन पावर को मैनुअल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर पाएंगे, कैसे हमारे एक्स सर्विसमैन इस पोर्टल का लाभ उठा पाएंगे। ऐसी तमाम चिंताएं उस समय हम लोगों के पास थी। मुझे याद है जब स्पर्श पोर्टल की शुरुआत की बातचीत हो रही थी तो उसका जो मीटिंग है मैंने ही लीड किया था, चेयर किया था। उस दौरान स्पर्श पोर्टल को लेकर हुई सारी चुनौतियां मेरे सामने कि हम इसे किस तरीके से इतनी बड़ी मैन पावर को मैनुअल से डिजिटल प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर कर पाएंगे, कैसे हमारे एक्स सर्विसमैन इस पोर्टल का लाभ उठा पाएंगे। ऐसी तमाम चिंताएं उस समय हमारे पास थी। कभी कभी मेरे मन में यह बात आती थी कि हम जो समाधान खोज रहे हैं यह कहीं समस्या न बन जाए। ये रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 32 में से 30 लाख स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं और उन्होंने इस बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कहा है, सबके सामने कहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपका स्पर्श पोर्टल अभी भी बिल्कुल कारगर नहीं है। यहां पर एक्स सर्विसमैन की तकलीफ आपने कभी जाकर के पूछी नहीं है। आपको जो प्रेजेंटेशन दी है आपको उस माध्यम से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो जो कि उनके मुखार बिंदु से भी आप समझ सकते हो। यहां पर 70 साल का एक फौजी है, उसको बोला जा रहा है कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट दो, अपना जन्म प्रमाण पत्र दो, रिकॉर्ड में अवेलेबल है और वो डॉक्यूमेंट उसके पीसीडीए में अवेलेबल है, वहां से नहीं लिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल को मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपकी डेट ऑफ मैरिज गलत है, आपका आधार कार्ड गलत है और उसको सुधारने की लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। यदि आप किसी से पूछोगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है और उसका जन्म प्रमाण पत्र आज से 70 साल पहले कहीं बनता था जन्म प्रमाण पत्र, या आप बोलोगे मैरिज सर्टिफिकेट वो कहां से बनाएगा और किस अथॉरिटी पर कोई बना के देगा। क्या आपने समस्याएं सुनी? आपने बच्चों के नाम की स्पेलिंग, बीवी के नाम की स्पेलिंग, जो कि डॉक्यूमेंट आपके पास है, मेरी डिस्चार्ज बुक में करेक्ट है, मेरे पीपीओ में पुराने में करेक्ट है, लेकिन नया जो आपने स्पर्श पीपीओ बनाया उसमें गलत कर दिया। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, वहां कंसर्निंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड से मांगे, लेकिन आप इंडिविजुअल को चक्कर कटा रहे हो, परेशान कर रहे हो। रही पे एंड अलाउंसेस की बात, तो इसमें बहुत सारी चीजें, कम्यूटेशन आपका लगातार कट रहा है, 15 साल के बाद भी कट रहा है। कभी किसी की ग्रेजुटी बढ़ा देते हो तो कभी किसी की पेंशन कम कर देते हो, तो कभी किसी को आपने देखा होगा कि OROP 2 की तीसरी किस्त तक नहीं मिली है, वो बोलते हैं CPPC से NOC लाओ। एक फौजी आदमी के पास कौन सा चैनल है, क्या माध्यम है, कहां जाए? आपने कोई सर्विस सेंटर खोल के नहीं रखा, जला सैनिक बोर्ड इसमें कोई सहयोग नहीं कर पाता, तो किस बात में आप खुशी जाहिर कर रहे हो? सिर्फ आपने एक पावर पॉइंट देख लिया और नीचे हुए बैठे हुए अधिकारियों ने आपको सेटिस्फाइड कराया तो आपको खुशी हो रही, लेकिन आम जनता के बीच 32 लाख सैनिकों का दर्द शायद अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। कभी कभी खुद मेरे मन में भी यह बात आती थी
कि हम जो समाधान खोज रहे हैं यह समाधान कहीं स्वयं में ही एक समस्या न बन जाए, क्योंकि कुछ इधर उधर से जो पेंशनर से उनकी भी कुछ शिकायतें भी बाद में भी प्राप्त होती रही हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जिस तरह से आप लोगों ने समय के साथ लगातार ट्रायल एंड एरर मेथड के माध्यम से इसमें सुधार किया और जिस तरह से आप लगातार इसमें आ रही चुनौतियों को टैकल करते गए, उन्हीं का यह नतीजा है कि आज यह पोर्टल सफल रूप से हमारे सामने खड़ा है। अब तक की 32 लाख डिफेंस पेंशनर्स में से 30 लाख पेंशनर्स को सफलतापूर्वक स्पर्श पोर्टल के साथ जोड़ा जा चुका है। और यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं अपनी तरफ से।